तो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है हम लोगों का उद्देशिका। प्रियम्बल। प्रस्तावना नहीं कहते, प्रस्तावना नहीं लिखते, उद्देशिका कहते हैं, उद्देशिका लिखते हैं। इसलिए आप भी प्रस्तावना मत लिखना। नॉर्मली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ते हो या कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर, तो आप यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ते हो, यूट्यूब पे बुक पढ़ते हो, नए तरीके की बुक रीडिंग है, तो आप वहाँ प्रस्तावना सुनते हो और पढ़ते हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की गलत अभिव्यक्ति है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं है। प्रियम्बल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका इसलिए कहा गया है, दो रीज़न है उद्देशिका कहने के पीछे। पहली बात कि 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए पहली बैठक की शुरुआत की गई। आप जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को, फिर 11 दिसंबर को परमानेंट चेयरमैन अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसका पर्पस ये था, संविधान सभा के सदस्यों को ये बताना था कि हम लोग संविधान सभा में क्यों एकत्र हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, संविधान सभा के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं, कैसा संविधान बनाना चाहते हैं, जब संविधान बनाएंगे तो संविधान में क्या क्या बातें लिखेंगे, संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया जाएगा, संविधान बनाने के पीछे पर्पस क्या होगा। इन सारी बातों को लिखा गया, इन सारी बातों को कहा गया। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव कहते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, संविधान बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे, इन बातों को प्रकट किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बहस हुई संविधान सभा में। संविधान सभा के सदस्यों ने चर्चा की, इस पर अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने विचार रखे, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा संविधान बनना चाहिए। जब 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, तो फिर ये तय किया गया कि ऐसा करते हैं, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कमेटीज बनाते हैं और उसके माध्यम से संविधान बनाते हैं। फिलहाल वो आगे बताएंगे आपको। जब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया, उसके बाद संविधान बनने लगा। और जब संविधान बन गया हमारा, तो संविधान बनने के बाद, जब पूरा संविधान बन गया, जब पूरा संविधान बन गया, तो संविधान बनने के बाद संविधान के निर्माताओं ने यह तय किया कि भाई हर देश के संविधान में शुरू में एक उद्देशिका होती है। जैसे अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, तो उसके संविधान की शुरुआत में एक प्रियम्बल है, एक उद्देशिका है। क्यों है? क्योंकि वह उद्देशिका यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जब कोई कानून बनाते हैं तो हर कानून की शुरुआत में 1 लाइन 2 लाइन की उद्देशिका लिखते हैं, जिससे हम 1-2 लाइन में यह बताने का प्रयास करते हैं कि कानून क्यों बनाया गया है, कानून क्यों बनाया गया है। ये कानून के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करता है। ऐसे ही जब संविधान बन गया, तो यह तय किया गया कि संविधान की शुरुआत में भी एक उद्देशिका जोड़ी जानी चाहिए। कैसे जोड़ी जाए, कैसे लिखा जाए? तो अमेरिका के संविधान से हमने कॉन्सेप्ट ग्रहण किया कि भाई उद्देशिका कैसे बनाई जा सकती है। और जब अमेरिका के संविधान से हमने कॉन्सेप्ट ग्रहण किया, तो अब उद्देशिका बनाए कैसे? तो सबसे आसान तरीका था कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पास पहले से ही मौजूद था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित कर दें और संशोधित करके उसे प्रियम्बल का रूप दे दें। तो यही किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित किया गया, उसे फिर से डिजाइन किया गया जैसे उद्देशिका लिखी जाती है, और उद्देशिका के रूप में उसे संविधान में निर्मित करके लिख दिया गया। इस तरीके से संविधान में उद्देशिका जोड़ दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जोड़ दिया गया। तो उद्देशिका इसी संविधान के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, इसलिए उद्देशिका है, इसलिए उद्देशिका है। प्रस्तावना कहने से यह भाव नहीं आता, प्रस्तावना कहने से यह भाव नहीं आता, यह भाव उद्देशिका कहने से ही आता है। इसलिए जो लोग प्रियम्बल को प्रस्तावना कहते हैं, वो संविधान को समझते नहीं है। पढ़ा है उन्होंने, लिख लिया है उन्होंने, समझ नहीं है। अगर किसी के पास संविधान की समझ है, समझ जिसे कहते हैं, बोध है संविधान का, तो वो कभी भी प्रियम्बल को प्रस्तावना नहीं कहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी संविधान को इस आधार पर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि संविधान की समझ विकसित हो, संविधान आपके लिए बोधगम्य हो। इसलिए आप संविधान के प्रियम्बल को प्रस्तावना नहीं कहेंगे, इसे उद्देशिका ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है, एक बात। दूसरी बात, उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, इसलिए उद्देशिका है। तो उद्देशिका कहने से जो भाव प्रकट होता है, प्रस्तावना कहने से वो भाव दूर दूर तक प्रकट नहीं होता। प्रस्तावना का तो भाव ही अलग है, वो तो भूमिका जैसा है। प्रस्तावना का मतलब भूमिका। हम कहते हैं निबंध की प्रस्तावना लिखो, निबंध की भूमिका लिखो, तो हमारी प्रियम्बल भूमिका थोड़ी ही है, प्रस्तावना थोड़ी ही है। ये तो पूरे संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कहते थे ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान की आत्मा है। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। प्रस्तावना में आत्मा और दर्शन नहीं होता, ये उद्देशिका में ही होता है। इसलिए आप भी ध्यान रखेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे, उद्देशिका लिखेंगे, प्रस्तावना वाली चीजों को अपने सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दो, आगे बढ़कर सोचो। अब उद्देशिका हमें क्या बताती है?
हम उद्देशिका क्यों पढ़ रहे हैं? तो जब हम उद्देशिका पढ़ते हैं तब हमें निष्कर्ष पता चलता है कि हमारी उद्देशिका किन किन बातों का प्रकटीकरण करती है। इसका अर्थ यह है कि उद्देशिका के तत्व क्या क्या हैं, हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, घटक क्या क्या हैं। जब हम उद्देशिका पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? हमारी उद्देशिका कहती है, प्रेम्बल कहता है, हम भारत के लोग क्या करेंगे? हम भारत के लोग भारत को बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत को इन 5 लक्षणों वाला बनाना चाहते हैं। और उसके समस्त नागरिकों को, और नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? ये तो देश की बात हो गई। नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता इक्वालिटी उपलब्ध कराने, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान को एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। बस इतनी छोटी सी उद्देशिका है, इतनी छोटी सी उद्देशिका है, एक लाइन की उद्देशिका। याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा गया है, बोर्ड मेंबर कहता है उद्देशिका सुनाइए, तो ऐसे ही सुनाना है जैसे लिखी गई है। तो अब उद्देशिका के तत्व क्या है? इसका अर्थ यह है कि उद्देशिका किन किन बातों का प्रकटीकरण करती है। 4 तत्व उद्देशिका के हमें पता चलते हैं। पहला तत्व है संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत, पहली बात। दूसरा, संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि। तीसरी बात, राज व्यवस्था या संविधान का स्वरूप। और चौथी बात, राज व्यवस्था या संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, प्रकृति या स्वरूप। ये 4 बातें हमें पता चलती हैं संविधान को पढ़ने से। संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। कैसे? अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी लिख देते हैं। संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि लिखी हुई है इसमें, क्या लिखी हुई है? 26 नवंबर 1949। संविधान लागू करने की तिथि कहां लिखी है? संविधान लागू करने की तिथि लिखी है आर्टिकल 394 में, कल पढ़ा था, कल लिखा था। संविधान को स्वीकार किए जाने की तिथि कहां लिखी है? अडॉप्ट करने की तारीख कहां लिखी है? उद्देशिका में लिखी है। ये डेट का डिफरेंस क्यों है? कल एक्सप्लेन किया था मैंने, ये अलग अलग डेट क्यों है। अब राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? 5 लक्षणों वाला है। कौन कौन से लक्षण हैं? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, और गणराज्य है। 5 लक्षणों वाला है। सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक। और राज व्यवस्था का उद्देश्य कैसा है? 4 उद्देश्य है, अभी हमने बताया आपको। कौन कौन से? न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वालिटी, और बंधुता, फ्रेटर्निटी। कैसा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। कैसी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। कैसी समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कैसी बंधुता है? ऐसी बंधुता जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखे और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित रखे। ये पूरा प्रियम्बल का एलिमेंट है। अब इसमें से जो ये 2 शब्द हैं और ये अखंडता का जो शब्द है, ये दोनों शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये दोनों शब्द बाद में जोड़े गए। अखंडता, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरा प्रियम्बल है।
अब इस प्रियम्बल में देखो 4 तत्व हैं, इन्हीं चारों के इर्द गिर्द पूरी प्रियम्बल का डिस्कशन होगा, जिसमें सबसे पहले संविधान स्वीकार किए जाने की तिथि, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उद्देशिका साफ साफ कहती है कि हम भारत के लोग, शुरू में और अंत में कहती है कि इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करने का अर्थ है स्वीकार कर लेना। तो संविधान को स्वीकार करते हैं कब? 26 नवंबर 1949 की तारीख लिखी गई है। तो ये तो साफ साफ फैक्ट है, आ गया। लागू करने की तारीख पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है? तो वो भारत के लोग हैं। कैसे पता चलता है, इसकी व्याख्या हम आपसे आगे कर लेते हैं कि कैसे ये बात पता चलती है। देखो, संविधान की शुरुआत कहती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या करते हैं? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और अंतिम लाइन कहती है, ये तो पहली लाइन है, ये शुरुआत के शब्द हैं, और अंतिम शब्द ये कहते हैं हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। 3 काम करते हैं भारत के लोग। क्या क्या काम करते हैं भाई? पहला तो अधिनियमित करते हैं, इनैक्ट। दूसरा अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट। तीसरा आत्मार्पित करते हैं, गिव टू आवरसेल्व्स। तीन काम करते हैं भारत के लोग। कौन कौन सा काम? पहला काम अधिनियमित करते हैं। किसको? इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित करने का अर्थ होता है कानून बनाने को अधिनियमित करना कहते हैं। कानून को अधिनियम भी कहते हैं, एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, और कानून बनाने को अधिनियमित करना कहते हैं। अधिनियमित करना कहते हैं। ध्यान से सुन लेना एक एक शब्द, यहाँ शब्दों की ही बाजीगरी है। एकदम प्योर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन लेकर आएंगे तो देखना, अगर समझ है तो कर पाओगे, नहीं समझा तो नहीं कर पाओगे। तो इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित करने का मतलब है कानून बनाते हैं। संविधान क्या है? कानून है, देश का सर्वोच्च कानून है। लिखा है, शुरू में लिखा था कि देश की सर्वोच्च विधि है संविधान, तो देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। और इस कानून को कौन बनाता है? हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, कानून बनाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस देश का संविधान किसने बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर में दिया रहे कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया संविधान सभा ने बनाया, तीसरा दे दिया गया प्रारूप समिति ने बनाया, चौथा दे दिया गया भारत के लोगों ने बनाया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो गया, सही होगा भारत के लोग। संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया। कैसे पता? उद्देशिका पढ़ने से पता। कहाँ लिखा है उद्देशिका में? पहली और अंतिम लाइन में लिखा है हम भारत के लोग क्या करते हैं? इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। इस हम भारत के लोग इस संविधान को बनाते हैं। तो संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोग। अंगीकृत यानी अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अंगीकृत करने का मतलब स्वीकार कर लेना। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। हम भारत के लोग यानी हम सब ने मिलकर के, हम भारत के लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया। हम भारत के लोगों ने मिलकर के संविधान को स्वीकार कर लिया, और हम भारत के लोगों ने मिलकर के इस संविधान को स्वयं को अर्पित कर दिया। आत्मार्पित, स्वयं को सौंप देना, स्वयं को सौंप, खुद ही को सौंप दिया। लो भाई, खुद ही को सौंप दिया, इसका मतलब यह है कि हमने खुद ही को फूल माला पहनाई, खुद ही को अगरबत्ती दिखाई, खुद ही भोग लगा लिया, हो गया, भोग लग गया, पूजा हो गई, खुद ही को समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति का स्रोत इस देश में भारत के लोग हैं। इस देश में सारी शक्ति का स्रोत, संविधान किनसे शक्तियां प्राप्त करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमने पढ़ लिया हमने, सरकारों के बारे में पढ़ा। ये सरकारें कहां से शक्तियां प्राप्त करती हैं? सरकारों की शक्तियों का स्रोत क्या है? संविधान। अगर मैं आपसे पूछूं सरकारों की शक्तियों का स्रोत क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो सरकारें गठित हो रही हैं और अधिकार निभा रही हैं, पढ़ा हम लोगों ने। तो सरकारों की शक्तियों का स्रोत है संविधान। और अगर मैं आपसे पूछूं संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? सरकारों की शक्तियों का स्रोत तो संविधान है, लेकिन संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? संविधान की शक्तियों का स्रोत कौन है? तो संविधान की शक्तियों का स्रोत हम हैं, आप हैं, इस देश के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। इस संविधान की शक्तियों का स्रोत। क्यों? हमने बनाया संविधान। किसके लिए? अपने लिए। किसको दिया? स्वयं को दिया, स्वयं को अर्पण कर दिया। मंदिर जाते हैं तो मंदिर जा करके भगवान से कहते हैं कि भगवान, वैसे तो भोग लेकर जाते हैं ना, प्रसाद लेकर जाते हैं, मन में तो लालच लेकर जाते हैं, भगवान प्रिय आ रहा है बचाए रखना, भगवान मेन एग्जाम आ रहा है बचाए रखना, खूब मांगते हैं भगवान से। क्यों ना मांगे? उन्हीं के बच्चे हैं, तो उनके बच्चे हैं तो मांगते हैं, गलत नहीं करते। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो ये हमारे आध्यात्मिक उत्थान के साधन है, इसलिए जाते हैं, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के साधन। हम वहाँ जाते हैं भगवान को धन्यवाद देने, भगवान बड़ा शुक्रिया है आपका, बहुत धन्यवाद है, आपने हमें जीवन दे रखा है, सांसें दे रखी हैं, हाथ पैर सब दुरुस्त कर रखा है, दिमाग दुरुस्त है, बहुत कृपा है आपकी, बस ऐसी कृपा बनाए रखें। आप भगवान से प्रेयर करने जाते हैं इस तरीके से। ये मूल रीजन है, ये मूल कारण है। और जब भोग लेकर जाते हैं तो भावना क्या होती है कि भगवान ये लड्डू है, बर्फी है, पेड़े हैं, आप ही ने बनाया है, ये सब पूरा जहां आपने बनाया है, ये जो मिठाई लाया हूं ये भी आप ही ने बनाया है, और आपकी बनाई हुई वस्तु को आप ही को अर्पित कर रहा हूं, लेकिन खुशी मन से कर रहा हूं, स्वीकार कर लेना, यही भाव होता है। लेकिन ये भाव थोड़ा पीछे छूट जाता है ना, क्योंकि प्री का एग्जाम आ रहा होता है, मेन का एग्जाम आ रहा होता है, वो भाव प्रबल हो जाता है, ये वाला पीछे छूट जाता है। लेकिन ये भाव आपका पंडित बोलता है, जो पुजारी खड़ा होता है वो मंत्र पढ़ता रहता है, तो वस्तु गोविंद तो समर्पित, तो वो कि हे गोविंद, आप ही की बनाई हुई वस्तु है और ये बच्चा आप ही को समर्पित कर रहा है, कल्याण करना है, इसका ध्यान रखना है इसका। क्यों हम उसको अर्पण कर रहे हैं?
सर्वशक्तिमान है, परमपिता है, परमपिता है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके चरणों में सर्वस्व समर्पण है। आप ये भाव लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान है, समस्त शक्तियां उसमें निहित है, समस्त शक्तियां उसमें निहित है, इसलिए सब कुछ उसके लिए समर्पित है। यहां यहां उल्टा हो गया, यहां समस्त शक्तियां हम में निहित है, हम भारत के लोगों में निहित है, इसलिए यहां पर यह संविधान हमको समर्पित है, यह संविधान हमको समर्पित है। क्यों? हम शक्तिमान हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, समस्त शक्तियां हम में हैं। हम कौन है? भारत के लोग। तो संविधान के अंतर्गत समस्त शक्तियों का स्रोत, जितनी भी शक्तियां संविधान के अंतर्गत निर्मित की गई हैं, सृजित की गई हैं, उन सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग हैं, भारत की जनता है। ठीक है, दो बातें हो गई, दो बातें एक्सप्लेन हो गई। और एक बात कि संविधान बनाया किसने? संविधान बनाया भारत के लोगों ने बनाया। अधिनियमित करना, कानून बनाना, तो संविधान भारत के लोगों ने बनाया है, ध्यान रखना। अंबेडकर और संविधान सभा मत लिखना, गलत हो जाएगा। इसके बाद अब राज व्यवस्था का स्वरूप। उद्देशिका क्या बताती है? उद्देशिका कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो भारत को कैसा बनाना चाहते हैं हम अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, किन लक्षणों को शामिल करना चाहते हैं अपने देश में, उन्हीं लक्षणों की रूपरेखा यहाँ पर लिखी गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 3 शब्द थे, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणराज्य। बाद में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं, बहुत ज्यादा आलोचना के केंद्र में रहे हैं। क्यों रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, मेन एग्जामिनेशन के नजरिए से भी करेंगे, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में एनालिसिस आती है इन पर, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे, एक एक शब्दों की व्याख्या करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना और समझना, फिर राज व्यवस्था के उद्देश्यों पर आएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, सबसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न की। अब प्रभुत्व संपन्नता है क्या? देखो, यह है क्या? राज व्यवस्था का स्वरूप है, पॉलिटी संविधान का स्वरूप है। तो पॉलिटी को यानी राज व्यवस्था को, राज व्यवस्था किसे कहते हैं पहले दिन बताया था, समझाया था। सरकार क्या है, राज्य क्या है, राज व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, सब शुरू में बताया था। तो राज व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था का अर्थ है सरकारों की व्यवस्था, सरकारों की व्यवस्था। तो सरकारों की व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है? देखो, और पहले लिखते हैं बोर्ड में, राज व्यवस्था का स्वरूप। किस आधार पर राज व्यवस्था का स्वरूप? ये सरकार के पास, राज व्यवस्था क्या है? सरकारों की व्यवस्था। तो सरकारों के पास निर्णय लेने की शक्ति कैसी है? सरकारों के पास निर्णय लेने की शक्ति कैसी है? इस आधार पर राज व्यवस्था का स्वरूप। तो निर्णय लेने की शक्ति कैसी है? इस आधार पर, निर्णय लेने की शक्ति के आधार पर, इस सरकारों के पास निर्णय लेने की शक्ति कैसी होती है, इस आधार पर राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। सरकारों की व्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं उपनिवेश, कॉलोनी, दूसरे को कहते हैं डोमिनियन या अधिराज्य, हिंदी में कहते हैं, डोमिनियन ही लिखो ज्यादा अच्छा है ऐसे, और तीसरे को कहते हैं प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु भी कहते हैं, सॉवरिन। 3 तरीके से सरकारों की व्यवस्था होती है। किस आधार पर? निर्णय लेने की शक्ति के आधार पर, निर्णय लेने की शक्ति के आधार पर, निर्णय लेने की शक्ति के आधार पर 3 तरीके की व्यवस्था होती है। 3 तरीके से सरकारों की व्यवस्था होती है। पहला है उपनिवेश। उपनिवेश सरकारों की वह व्यवस्था है जहां निर्णय लेने की शक्ति उस देश की सरकार के पास नहीं होती, विदेशी सरकार के पास होती है, विदेशी सत्ता के पास होती है। जहां निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति विदेशी सत्ता के पास होती है, दूसरे देश के पास होती है। उस देश के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं होती, यानी गुलाम, गुलाम देश, औपनिवेशिक देश, कॉलोनियल, औपनिवेशिक कैसे कहते हैं, औपनिवेशिक देश है, कॉलोनियल है, औपनिवेशिक है, कॉलोनियल है, क्योंकि निर्णय लेने की शक्ति वहां के लोगों के पास होती ही नहीं है, वहां की सरकारों के पास होती ही नहीं है। कोई विदेशी सत्ता होती है, वो उस देश के बारे में निर्णय लेती है। तो गुलाम देश, जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले भारत, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था? गुलाम देश था, अंग्रेजों का गुलाम था। ये तो बोलचाल में कहते थे अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या कहते हैं कि वह अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों की कॉलोनी था। भारत में औपनिवेशिक शासन था, भारत में कॉलोनियल रूल था। इसका अर्थ यह है कि भारत में यहाँ के लोगों को सरकार बनाने चलाने की अनुमति नहीं थी, बल्कि यहाँ पर सरकार बनाने और चलाने की आजादी अंग्रेजों के पास थी, और भारत के संबंध में सारे महत्वपूर्ण निर्णय अंग्रेज लेते थे। निर्णय लेने की अंतिम शक्ति अंग्रेजों के पास थी। तो ये उपनिवेश हो गया, कॉलोनी हो गया। ठीक है, अब आजादी मिल गई, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। लेकिन आजादी मिली कैसी? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। अंग्रेजों ने कहा
कि भाई अभी तुम अपना संविधान बना रहे हो, बनाते रहो, हमने तुम्हें आजादी दे दी है, तो अपनी सरकार बनाना और चलाना, अपनी सरकार बनाना और चलाना। लेकिन लेकिन जो अंतिम सत्ता है इस देश में वो हमारे पास होगी। यानी हम देश से जा तो रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं, हम देश से जा तो रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि तुम प्रधानमंत्री बना लो, प्रधानमंत्री के माध्यम से सरकार चला लो, इतनी आजादी है तुमको, आजाद कर दिया देश को, अंग्रेजों ने देश को आजाद कर दिया, तो देश को अधिकार मिल गया कि वो अपनी सरकार बनाए और चलाए। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी और चली। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी और चली, उसके ऊपर भी कोई था, और उसके ऊपर था राष्ट्र का मुखिया। सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री होगा, पढ़ा हम लोगों ने राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष के बीच अंतर, शुरू से पढ़ते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, शुरुआत में समझाया मैंने आपको। तो सरकार के मुखिया तो पंडित नेहरू बन गए, उनको अधिकार मिल गया कि भाई तुम निर्णय लो, तुम नीतियां बनाओ। लेकिन जो देश का मुखिया है वो भारत का व्यक्ति नहीं होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत का व्यक्ति नहीं होगा। देश का अध्यक्ष अर्थात राष्ट्राध्यक्ष वह अंग्रेज होगा, अंग्रेजी ताज होगा, ब्रिटिश ताज होगा। तो राष्ट्र का मुखिया ब्रिटिश ताज होता था तब भी। यानी जो आज़ादी मिली वो आधी अधूरी मिली। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी का जश्न मनाते हैं वो पूरी आज़ादी का जश्न नहीं था। अंग्रेज भारत छोड़कर चले तो गए, उन्होंने कहा सरकार बना के चला तो लो, लेकिन देश का मुखिया तुम्हारे देश का व्यक्ति नहीं होगा, देश का मुखिया हमारा राजा ही होगा। तो अंग्रेज राजा देश का मुखिया होता था। ये व्यवस्था, इसी को कहते हैं डोमिनियन, इसी व्यवस्था को कहते हैं डोमिनियन। जब सरकार बनाने एवं चलाने के लिए देश स्वतंत्र हो, आजाद हो, किंतु औपचारिक सत्ता, औपचारिक मतलब नाम मात्र की, कानूनी औपचारिक सत्ता यानी राष्ट्राध्यक्ष, नाम मात्र की सत्ता, कानूनी सत्ता विदेशी हो। नाम मात्र की सही, औपचारिक सही, लेकिन औपचारिक सत्ता विदेशी थी, तब इसको डोमिनियन कहते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक भारत देश आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त को वह डोमिनियन बना। भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने, और भारत 25 जनवरी 1950 तक डोमिनियन बना रहा, डोमिनियन बना। इसका मतलब यह है कि हम सरकार बनाने और चलाने के लिए तो हम पूरी तरीके से आज़ाद हो गए, अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन नाम मात्र की सत्ता ही सही एक उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखी, यानी औपचारिक सत्ता बनाए रखी, यानी राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने ब्रिटिश ताज को बनाए रखा। ये कहलाया डोमिनियन। जाहिर सी बात है कि क्या आपको ये स्टेटस बर्दाश्त होता? सवाल ही नहीं उठता, हमें भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अब अंग्रेज देकर चले गए, ये स्टेटस देकर चले गए, ये स्टेटस देकर चले गए, तो हमारे पास ये स्टेटस बना रहा। लेकिन हमको इस स्टेटस से मुक्ति पानी थी, हमको इस स्टेटस खत्म करना था। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्टेटस। हमें कैसा स्टेटस चाहिए कि सरकार भी हमारी हो और राष्ट्राध्यक्ष भी हमारा हो, सरकार भी वास्तविक सत्ता हमारी हो और औपचारिक सत्ता, नाम मात्र की सत्ता भी हमारी हो। यानी हम किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन दबाव में न रहें। यहाँ विदेशी सत्ता का दबाव है, भले ही औपचारिक है, भले ही नाम मात्र का है, लेकिन विदेशी सत्ता है ना भारत के ऊपर। 25 जनवरी तक विदेशी सत्ता थी ना, भले ही नाम मात्र के लिए थी, कहने के लिए थी, लेकिन थी। इसलिए जैसे ही हमने संविधान बनाया और हमने संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया, हमने सबसे पहली घोषणा की कि अब देश की वास्तविक सत्ता और औपचारिक सत्ता, नाम मात्र की सत्ता दोनों भारत की होगी, दोनों भारत के लोग होंगे। किसी भी तरीके की विदेशी सत्ता हमको स्वीकार नहीं है, तो किसी भी तरीके की विदेशी सत्ता हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसको कहा गया प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब ये हो गया, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये हो गया कि जब देश किसी विदेशी सत्ता के दबाव या अधीन न हो और निर्णय लेने में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, पूर्ण स्वतंत्र हो, तो उसे संप्रभु कहते हैं। अब देखो, इस विकास क्रम की यात्रा से कभी संप्रभुता नहीं भूलोगे कि प्रभुत्व संपन्नता क्या होता है। हम सीधे प्रभुत्व संपन्नता की परिभाषा आपको बता सकते थे कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन ये बैकग्राउंड बताने से, ये विकास क्रम बताने से अब मुझे लगता है कि भूलने की गुंजाइश कम हो जाएगी, नहीं रहेगी भूलने की गुंजाइश। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 तक हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। 15 अगस्त 1947 से 1950 तक हम डोमिनियन हो गए। 1947 तक विदेशी सत्ता थी, अंग्रेज निर्णय लेता था। 1947 से निर्णय हम लेने लगे, लेकिन नाम मात्र की सत्ता ब्रिटिश ताज था। हमको इस सत्ता को भी हटाना था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमने ये निर्णय लिया कि किसी भी तरीके की कोई भी विदेशी सत्ता हमारे ऊपर नहीं होगी, हम विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं होंगे, विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होंगे। निर्णय लेने में सर्वोच्च शक्ति, संपूर्ण शक्ति हमारे हाथों में होगी, क्योंकि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। तो इसको कहा गया प्रभुत्व संपन्न, जैसे 26 जनवरी 1950 से भारत
तो पहली घोषणा आप देखो, उद्देशिका में पहली घोषणा हमने यही की, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, क्योंकि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए बाद में जब दो शब्द जोड़ दिए गए तो लोक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए सबसे पहले हमने प्रभुत्व संपन्नता डिक्लेयर की। अब यहां पर एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, वो प्रश्न ये है कि हमने प्रभुत्व संपन्नता के बारे में आपको बताते हुए कहा कि हम किसी भी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं, अधीन नहीं होते, हम किसी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं होते, अधीन नहीं होते। तो क्या हम वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, IMF के मेंबर हैं, आदि ऐसे अनेक संगठनों के मेंबर हैं, उनकी बात मानते हैं? तो क्या हम उनकी बात मानते हैं तो हमारी प्रभुत्व संपन्नता पर चोट पहुंचती है क्या? क्योंकि जब 1990 में हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई, सरकार ने पिछले 2 दशकों में आर्थिक सुधार के लिए कठोर निर्णय नहीं लिए, विशेषकर 1980 के दशक में सरकारों ने आर्थिक सुधार के लिए कठोर निर्णय नहीं लिए। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था दिनों दिन गिरने लगी, गिरते 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 1990 आते आते ये स्थिति आ गई कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, जो हमने विदेशों से कर्ज ले रखा था उस कर्ज का ब्याज चुकाने के पैसे नहीं थे, हमारे देश की सरकार चलाने के लिए केवल 15 दिन का धन बचा था हमारे पास। 15 दिन के बाद पूरा देश दिवालिया हो जाता है, 1 रुपए किसी के पास, सरकार के पास नहीं जिससे सरकार चल सके, केवल 15 दिन का खर्च बचा था देश चलाने के लिए। हमने IMF से कहा, हमने वर्ल्ड बैंक से कहा, उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें सुझाव देंगे, मानना पड़ेगा तुम्हें, तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, उधार भी देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उदारीकरण लागू करो, निजीकरण लागू करो, मुद्रा का अवमूल्यन करो, आयात शुल्क घटाओ, तमाम बातें उन्होंने बताई। हमने उनकी बातें मानी, जिसको हम राव मनमोहन मॉडल कहते हैं, क्योंकि PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 1991 जिसका श्रेय हम मनमोहन सिंह को देते हैं, वो श्रेय वास्तव में IMF और वर्ल्ड बैंक को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये योजना उनकी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक की थी। हाँ, ये श्रेय इनका था कि इन्होंने लागू कर लिया और कोई विकल्प भी नहीं था। 15 दिन से ज्यादा का पैसा नहीं बचा था देश में। अगले महीने सरकार को, अगले महीने कर्मचारियों को सैलरी कहां से दी जाएगी नहीं तय था, ब्याज की अदायगी कैसे होगी कुछ नहीं पता था, क्योंकि 15 दिन का पैसा बचा था सरकार चलने के लिए। तो मानना तो मजबूरी, इसलिए हमने माना। और हमने जब IMF और वर्ल्ड बैंक की सलाह मानी, उन्होंने हमारी मदद की, हमारी अर्थव्यवस्था उस कमियों से उबर आई, धीरे 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 इंप्रूव होती गई और आज विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर खड़ी हो गई। विश्व के तमाम देशों को उसने पीछे छोड़ दिया। ये जो सुधार हुए, ये सुधार विश्व बैंक और IMF के कहने पर हुए। अभी तो हमने कहा कि किसी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं आएंगे, अधीन नहीं होंगे, और अभी हम बता रहे हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की बात माननी पड़ी, तभी हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी, वरना हम तो दिवालिया हो चुके थे। तो इसका क्या अर्थ निकालें? क्या हम ये अर्थ निकालें कि 1991 में हमारी प्रभुत्व संपन्नता को चोट पहुंची, या ऐसे अनेक अवसरों पर हमारी प्रभुत्व संपन्नता को क्षति पहुंचती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात मानते हैं? कोविड का दौर था, बड़ा विभत्स, बड़ा भयानक, और कोविड के इस दौर में किसी को पता ही नहीं था क्या बीमारी है, क्या इलाज है। लोगों को इंजेक्शन लगा लगा के ठीक कर दिया गया, बाद में पता चला ये इंजेक्शन नहीं देना था, और 20-20 हज़ार 50 हज़ार में इंजेक्शन ब्लैक हुआ। लोगों को फटाफट एंटीबायोटिक खिलाई गई, लोग ठीक हुए नहीं हुए अलग बात थी, कुछ लोग ठीक हो गए, बाद में पता चला एंटीबायोटिक नहीं चलानी थी, तो कुछ पता ही नहीं था। बाद में वर्ल्ड बैंक कह देता था नहीं नहीं नहीं, ये दवा नहीं थी, ये दवा नहीं देनी थी, क्योंकि नया नया वायरस था, किसी को कुछ जानकारी ही नहीं थी, पूरे विश्व में किसी के पास जानकारी नहीं थी। हर कोई जो IMF जो WHO कह देता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह देता था, सब उसको मान लेते थे, आंख बंद करके मान लेते थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। अब बाद में WHO कहता था नहीं 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 गलती हो गई, ये वाली दवा नहीं चलेगी, दूसरी वाली चलेगी। अब दूसरी वाली भी चला के इलाज किया गया, 2 महीने बाद पता चला नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगी, वो भी ट्रायल एंड एरर कर रहा था। तो किसी को कुछ पता तो था नहीं, ऐसी बीमारी थी, क्योंकि चाइना में उत्पन्न हुई, चाइना ने कोई डेटा शेयर नहीं किया। तो हमको WHO की बात माननी पड़ी, सबने मानी, पूरे विश्व, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जितने भी बड़े देश, सबने WHO के कहने पर ही कार्य किया, हमने भी WHO के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। तो क्या हम जब इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात मानते हैं, क्या हम जब इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन काम करने लगते हैं, तो क्या हमारी प्रभुत्व संपन्नता को चोट पहुंचती है? सवाल ये है हमारा। उत्तर है नहीं, कैपिटल नो, बड़ा नो, नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? इसका बहुत अच्छा सा जवाब पंडित नेहरू ने दिया था संविधान सभा में। अंग्रेजों ने आजादी के बाद एक बड़ा, अंग्रेजों बड़े बदमाश होते हैं अंग्रेज, उन्होंने बदमाशी की नियत से एक संगठन बनाया, उसको कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैं उसको बदमाशी की नियत से बनाया गया संगठन इसलिए कहता हूं कि मेरी निजी राय रहती है इस मामले में, लोग इत्तेफाक नहीं रखते, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है मेरे तर्क सही है। क्यों? मैं क्यों कहता हूं कि बदमाशी की नियत से संगठन बनाया गया? पहली बात, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है कि जो उसकी चेयरमैनशिप है वो सदस्य देशों के बीच बंटती है। आज इस देश का मुखिया उसका अध्यक्ष होगा, अगली बार दूसरे देश का मुखिया अध्यक्ष होगा, अगली बार तीसरे देश का मुखिया अध्यक्ष होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूल है बनने का। जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एसोसिएशन बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, तो अंग्रेजों ने कहा कि इसका आजीवन अध्यक्ष ब्रिटिश ताज होगा, आजीवन अध्यक्ष ब्रिटिश ताज होगा। एक बात। दूसरी बात, इस संगठन में केवल उन्हीं देशों को जगह दी जाएगी जो अंग्रेजों के गुलाम थे। इसका मतलब है कि तुम इस संगठन को बना के जीवन भर यह एहसास कराना चाहते हो कि तुमने यहां पर गुलामी शासन किया है। तो हम कैसे माने कि तुम्हारी नियत साफ थी? मैं तो मानता हूं कि अंग्रेजों की नियत साफ नहीं थी, घटिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
घटिया ऑर्गेनाइजेशन बनता है। दूसरा रीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो कोऑपरेशन के लिए बनता है कि भाई हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, फूड सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, इन सब सेक्टर में एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की सहायता करनी है। क्योंकि ब्रिटेन विकसित देश था, उसके पास आधुनिक तकनीकें थी, संसाधन थे, तो अन्य देशों में जो आवश्यक सहायता हो सकती है वो सहायता करें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के पीछे यही पर्पज होता है। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की बैठकों में कभी भी भारत या गुलाम देशों को मदद देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। अंग्रेजों से भारत को कभी कोई मदद नहीं मिली आज़ादी के बाद। ये हमारी कल्पना थी कि अंग्रेज हमारी मदद करेंगे, ये कल्पना कभी साकार नहीं हुई। आज तक ब्रिटेन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, स्वतंत्र व्यापार समझौता नहीं है आज तक ब्रिटेन के साथ। 1990 के दशक तक ब्रिटेन हमारा दुश्मन बना रहा, लेकिन ये हमारी रणनीतिक भूलें थी, ये कुछ भूलें थी कि हम उसे अपना दोस्त मानकर चलते थे, तुम हमारे साथ अच्छा करोगे। नेवर, कभी नहीं किया। आज तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है ब्रिटेन के साथ साइन, जबकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री इसके पहले था वो भारत का मूल नागरिक रह चुका है, लेकिन ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज तक नहीं। हालांकि हमने हरा दिया है ब्रिटेन को, क्योंकि भारत के लोग ब्रिटेन में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, वित्त मंत्री बनते हैं। दूसरी बात, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है अर्थव्यवस्था में, तो वो एक अलग बात है। तो जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एसोसिएशन बना और पंडित नेहरू के पास विदेश मंत्रालय भी था, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर बनेगा। तो संविधान सभा थी, संविधान सभा कार्य कर रही थी, संविधान सभा के सदस्यों ने आपत्ति प्रकट की, बोले ये कौन सी बात है, अभी अभी आज़ादी मिली है और आज़ादी मिलने के बाद आप कह रहे हो कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य होगा, कॉमनवेल्थ का आजीवन अध्यक्ष ब्रिटिश राज होगा और गुलामी का प्रतीक का संगठन है ये। तो अगर हम ऐसे संगठन में शामिल हो जाएंगे तो हमारी प्रभुत्व संपन्नता का क्या होगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी ये पहला शब्द था कि हम प्रभुत्व संपन्न होना चाहते हैं, तो हमारी प्रभुत्व संपन्नता का क्या होगा। तो पंडित नेहरू ने जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत सा जवाब है, बड़ा अच्छा सा जवाब है, वो आज तक के लिए तर्क माना जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करते हैं, ऐसे किसी संगठन की हम सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो वो सदस्यता हमारी अपनी इच्छा के अनुरूप होती है, हमारी स्वैच्छिक होती है, हमारे लिए बाध्यकारी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, हम ऐसे संगठनों की सदस्यता इसलिए ग्रहण करते हैं जिससे हम विकास कर सकें। अगर हमें लगता है कि हम नहीं विकास करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम संगठनों की सदस्यता छोड़ सकते हैं। या हमें लगता है कि इनके साथ जुड़े रहने से हमारी प्रभुत्व संपन्नता को चोट पहुंचेगी, तो हम कभी भी स्वतंत्र हैं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सदस्यता हमारे लिए बाध्यकारी नहीं और इनकी बात मानना हमारे लिए बाध्यकारी नहीं। हम जब चाहें इनकी सदस्यता त्याग सकते हैं और इनकी बात मानने से मना कर सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, देश को आगे ले जाने की नीयत से की गई है, इसलिए ये हमारी प्रभुत्व संपन्नता को चोट नहीं पहुंचाती। बड़ा अच्छा सा जवाब है ये, आज तक के लिए भी वैलिड है। लिखो, अगली हेडिंग लिखो, इसी में प्रभुत्व संपन्नता में लिखो हेडिंग लिखो, क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता, प्रभुत्व संपन्नता की परिभाषा तो लिखा दी, लिखो क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता, हेडिंग लिखो, हेडिंग क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भारत की प्रभुत्व संपन्नता को क्षति पहुंचाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता भारत की प्रभुत्व संपन्नता को क्षति पहुंचाती है। लिखो लिखो। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ब्रैकेट में लिखो जैसे कॉमनवेल्थ और मैं तो इसको अपने हाथ से लिखना भी नहीं चाहता, लेकिन चलो लिख लेता हूं, अंग्रेजों के प्रति इतना कट्टरपंथी बनना ठीक नहीं है। तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, ब्रैकेट में लिख लो जैसे कॉमनवेल्थ आदि की सदस्यता ग्रहण करना हमारे लिए स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा पर निर्भर है। स्वैच्छिक है, हमारे लिए स्वैच्छिक है, यानी हमारी इच्छा पर निर्भर है, हमारी इच्छा पर निर्भर है, स्वैच्छिक है। अतः स्वैच्छिक है, हम जब चाहें इनकी सदस्यता त्याग सकते हैं, हम जब चाहें इनकी सदस्यता त्याग सकते हैं और इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, और इनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना भारत की प्रभुत्व संपन्नता को क्षति नहीं पहुंचाता। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना भारत की प्रभुत्व संपन्नता को क्षति नहीं पहुंचाता। ये हो गया प्रभुत्व संपन्नता के बारे में। अब जो अगला शब्द है वो है समाजवादी। अब समाजवादी को विस्तार करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफी डिटेल है ये। सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया है, हमने आपको बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा तो गया है, लेकिन रोज इसका उल्लंघन होता है, डेली इसका वायलेशन होता है, हर पल हर क्षण इसका उल्लंघन होता है। अब आप कहेंगे जी बात है, संविधान में लिखा भी है और डेली उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय क्यों नहीं जाते, कोर्ट क्यों नहीं जाते? नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। तो क्यों उल्लंघन हो रहा है, क्या इसका अर्थ होता है, क्यों न्यायालय नहीं जा सकते, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि मुझे बताया गया कि बाद में भी बच्चों की क्लास है, तो क्लास को हम लोग बहुत लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे आज, कल हम लोग बाकी के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, बाकी के डिस्कशन को पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए चैट देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। बाकी जिन बच्चों की क्लास है वो क्लास के लिए जा सकते हैं और जो बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन